गली में चलते समय अचानक दर्जनों में बैग कारें मेरे सामने रुक गईं। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड यूरोयान लोगों को फायरवर्क्स करने का निर्देश दे रही थी। इस बीच उसने अपने बॉडीगार्ड से सैकड़ों हाई फैशन सूट मंगवाए थे। डार्लिंग, मैं वापस आ गई हूं, तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा, 5 साल हो गए हैं और 5 साल बीत चुके हैं। मैंने तुम्हें एक दिन भी ज्यादा इंतजार नहीं कराया। मैं काफी कंसिडरेट हूं, है ना? इनमें से एक चुन लो, हम एक हफ्ते में शादी कर लेंगे। चिंता मत करो, मैंने जिन चिन से तलाक ले लिया है और सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। अब हम दोनों ने क्लोज फ्रेंड्स बने रहने का फैसला किया है। शुद्ध दोस्ती। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैंने उसे वैसे ही देखा जैसे किसी मूर्ख को देखा जाता है। तुम पागल हो? मैं मुड़कर जाने लगा। लियोरुयान मुझ पर झपटी और फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता लेकर मेरा रास्ता रोक लिया। गुस्सा मत हो। क्या तुम जानते हो कि मेरे माता पिता ने जोर दिया था कि मैं अरेंज मैरिज करूं? मेरे पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन वह एक फ्लैश मैरिज और फ्लैश डिवोर्स था। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो तुम्हें ढूंढना था। ये देखते हुए कि तुमने मेरा 5 साल इंतजार किया है, मैंने अपनी आधी संपत्ति तुम्हें देने का फैसला किया है। तुम्हें कैसा लगा? मैं कंसिडरेट हूं या नहीं? मैंने शादी पहले ही बुक कर ली है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि मेरे पति को किसी चीज की चिंता हो। मुझे लगा कि सब कुछ काला हो गया है और मैं चिल्लाया, बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? क्या वे मर गए हैं? जल्दी हटो। बच्चे होने के बाद वह अपना प्यार दिखाने आई है। सच में उसे लगता है कि वह बहुत बड़ी चीज है। जैसे ही बॉडीगार्ड्स मुझ पर झपटने वाले थे, लियू रुयान अचानक एक मूर्ख की तरह मुस्कुराई। मुयान, 5 साल हो गए तुम्हें देखे और तुम अभी भी वही हो। मुझे पसंद है कि तुम मेरे साथ एग्रेसिव हो। तुमने बॉडीगार्ड्स को भी नहीं बदला है। तुम बहुत पुराने यादों में जीने वाले हो। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए हो। उसने मुस्कुराते हुए बॉडीगार्ड्स को हाथ हिलाया। बड़े भाई, क्या तुम्हें मैं याद हूं? 5 साल पहले जब मैं मुयान से मिलने के लिए भाग कर आई थी, ये तुम ही थे जिन्होंने मुझे धक्का दिया था। मेरी टांग में अब भी दर्द है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुयान, क्या तुम जानते हो कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो? उस समय हम दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तुम मेरे साथ विदेश नहीं जाना चाहते थे और मैं भी कुछ नहीं कर सकी। मुझे अपने परिवार के लिए रुकना पड़ा। शुक्र है कि अब वो सभी जरूरी मामले बीत चुके हैं। मैंने जिन चिन से बात कर ली है। वह और मैं अब से सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स रहेंगे। मेरे माता पिता जानते हैं कि मेरा तलाक हो गया है और वे अब मुझे तुम्हें ढूंढने से नहीं रोक रहे हैं। मैंने उसे मूर्खों वाली नजरों से देखा। यूरुयान, तुम विदेश यात्रा से वापस आई हो और अपना दिमाग वहीं छोड़ आई हो। तुम क्या सोचती हो? क्या तुम सोना या हीरा हो कि हर मर्द तुम्हें पसंद करेगा? उसी सर्कल में क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही मैरिज बाय कन्वीनियंस की जरूरत है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लियोरुयान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी नजरें अभी भी मोहक थीं। मुझसे मजाक करना बंद करो। जो लोग मैरिज बाय कन्वीनियंस के लिए शादी करते हैं, वे एक कोमल और विचारशील पति चाहते हैं। तुम्हारे जैसे बुरे मिजाज वाले इंसान के साथ शादी कौन करना चाहेगा? तुम्हें किसी पूर्वज की तरह पूजने के लिए? सिर्फ मैं ही इतनी अंधी थी कि तुम्हारे साथ कुछ साल रही, हमेशा तुम्हारे सामने झुकती रही। बाहर के लोगों को देखो, अगर तुमने नाराज होने की हिम्मत की तो वे पक्का तुम्हें जवाब देंगे। मेरे चेहरे के बदलते भाव को देखकर लियो रोयान ने जल्दी से अपनी आवाज नरम कर ली। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। पहले जो हुआ वो सब मेरी गलती थी। सब मेरी गलती थी। कृपया मुझ पर दया करो। इसके अलावा मैं वापस नहीं आई हूं। तुम 30 साल से ऊपर के हो गए हो और अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तुम्हारे चाचा चाची मुझे दोषी ठहराएंगे। वह मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराई। उसे देखकर मुझे एक अवर्णनीय गुस्सा आया। 5 साल पहले हम शादी करने ही वाले थे। अचानक उसने कहा कि हम शादी नहीं कर सकते। मुझे अपने परिवार से धीरे धीरे बात करनी थी और अंत में मेरा उससे सारा संपर्क टूट गया। मुझे चिंता थी कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो और मैंने हर जगह उसे ढूंढा। यहां तक कि मैंने पुलिस को भी फोन किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि लियू परिवार ने पहले ही इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और पूरा परिवार 3 दिन पहले ही विदेश रहने चला गया है। मैंने हवाई जहाज के टिकट का पीछा किया और उसे 100 हिंचे के साथ एक सपनों की शादी में शादी करते हुए देखा। बिना सोचे समझे मैं उसे वहां से ले जाने की तैयारी में था, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने मुझे जगह से बाहर फेंक दिया। जब वह मुझे ढूंढने आई तो उन्होंने मेरे साथ एक आवारा की तरह व्यवहार किया और मुझे पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया, जहां मैं 2 दिनों तक भूखा रहा। तुम मेरे माता पिता को जानते ही हो। उन्होंने जोर दिया कि मैं 100 हिनचेन से शादी करूं। उन्होंने कहा कि इससे मैं विदेश में बस सकूंगी। मैं सच में कुछ नहीं कर सकी, वरना वे मेरी टांगें तोड़ देते और मुझे जीवन भर तुम्हें ढूंढने से मना कर देते। वही है जिसने सब कुछ शुरू किया। मजेदार बात है कि वह मुझसे ज्यादा रोती है। बेचारी मुयान। मेरा इंतजार करो। हाँ, मैं वादा करती हूं कि मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी।
मैं 5 साल में तलाकज ले लूंगी और तुमसे शादी करने वापस घर आ जाऊंगी। मैं अकेला घर लौटा और 1 महीने तक डिप्रेशन में रहा। मेरे दोस्त इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और मुझे एक गाला डिनर पर ले गए। उसी समय मेरी मुलाकात फुयान अरान से हुई। मुझे चुप देखकर यूं रोयान और उत्साह से मुस्कुराई। वह हंसते हुए करीब आई और मेरे हाथों में फूल थमा दिए। ठीक है, मैं जानती हूं कि तुम अभी भी मेरे लिए कुछ महसूस करते हो, वरना तुम मेरे घर के पास चक्कर लगाने नहीं आते। तुम देखना चाहते थे कि क्या मैं घर वापस आ गई हूं, है ना? अब जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, तो क्या तुम खुश हो? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसके कंधे के ऊपर देखा। वह सबकी सबसे बड़ी इच्छा है। वह हंस पड़ी। रास्ते से हटो। लियो रोयान नाराज नहीं हुई, बल्कि उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तुम एक जिद्दी इंसान हो। मैं समझती हूं, तुम अस्पतालों से नफरत करते हो। अगर कुछ होता है तो तुम डॉक्टर को अपने घर बुलाते हो। तुम यहां क्यों आओगे अगर मुझे देखने के लिए नहीं? चिंता मत करो, तुम्हें अपने मन की बात कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझती हूं। 7 दिन बाद मिलते हैं। मेरे सबसे हैंडसम बॉयफ्रेंड। उसने अपनी पीठ सीधी की और गर्व से अपनी छाती पर हाथ मारा। उसके अहंकारी भाव ने मुझे और अधिक गुस्सा दिला दिया। मैंने गुस्से में फूलों को जमीन पर पटक दिया। तुम पागल हो, है ना? सो जिन चेन को तुम्हें जल्दी कंट्रोल करने दो। अपनी इस पागलपन से लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद करो। जैसे ही मैं मुड़ा और 2 कदम चला, लियू रोयान सिर झुकाए जल्दी जल्दी अपने फोन पर मैसेज भेज रही थी। भाई, तुम्हारा ट्रिक सच में काम कर गया। वह जल रहा है। वह अभी भी मुझसे प्यार करता है। जब मैं वापस आऊंगी, मैं तुम्हें मेन टेबल पर इनवाइट करूंगी। सौ जिन चेन ने एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उसकी भावनाएं समझ नहीं आ रही थीं। बेशक, अग्रिम बधाई, मैं जा रहा हूं। लियू रोयान ने फोन रखा और जल्दी से बॉडीगार्ड से कहा कि सूट कार में ले जाएं। इसे गंदा मत करना। मेरे पति सफाई के मामले में बहुत मैनियाटिक हैं। मुझे सबका एक एहसान चाहिए, उसने मेरी पीठ की ओर चिल्लाकर कहा। मोयान, याद रखना, इन्हें पहनकर देखना। अगर तुम संतुष्ट नहीं हुए तो मैं रात भर में तुम्हारे लिए दूसरे चुन लूंगी। कार का दरवाजा एक तेज धमाके के साथ बंद हुआ। मेरा चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया था। मैं सूट से भरी कार लेकर घर लौटा। अंकल हैंग मुस्कुराते हुए और अपने हाथ रगड़ते हुए पास आए। मुझसे पूछा, साहब, ये चीजें हैं, इन्हें छोटे मास्टर के लिए छोड़ दीजिए। आपकी चाची भविष्य में उनकी शादी के लिए सूट तैयार कर रही हैं। सूट तैयार हैं? अंकल वांग अजीब सी मुस्कान के साथ बोले। साहब, छोटा मास्टर अपनी लिमिटेड एडिशन फाउंटेन पेन से खेल रहा है। उसका चेहरा स्याही से भरा है। अगर हमने ये उन्हें भेज दिए तो मुझे डर है कि सब बर्बाद हो जाएगा। उसने अपनी बात पूरी की ही थी कि मेरा बेटा खुशी से उछलते हुए घर से बाहर निकला। उसका चेहरा स्याही से भरा था और मुझ पर झपट पड़ा। मुझे पूरे शरीर पर दागदार कर दिया। पापा, आप वापस आ गए? छोटी बहन कैसी है? उसने कोई शरारत तो नहीं की, है ना? मैं ये कहने ही वाला था कि बच्चा अभी सिर्फ 2 महीने का है। कौन कहता है कि उसे अगले ही पल जेंडर के बारे में पता होगा? बेटे की नजर उस एलिगेंट सूट पर टिकी। वाह, कितना हैंडसम! पापा, मैं इसे पहनना चाहता हूं, मैं इसे पहनना चाहता हूं। अंकल हैंग जल्दी से करीब आए और उसे पकड़ लिया। अरे छोटे शैतान, तुम सब गंदे हो, कपड़े गंदे मत करो। मैं भी बैठ गया और अपने लिए एक गिलास गर्म पानी लिया। उसे खेलने दो। वैसे भी इसे रखे रहने का मतलब सिर्फ कचरे का ढेर है। कुछ याद करते हुए मैंने उपहास भरी मुस्कान के साथ खेला। अगली बार जब हम मिलेंगे, उसे उस आंटी का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कहने दो। बच्चों की ऊर्जा वाकई बहुत ज्यादा होती है। सैकड़ों सूट हर 2 घंटे में वह उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देता था। ये देखते हुए कि उसके पास खेलने के लिए कुछ नहीं था, उसने फिर जिद की कि उसे आइसक्रीम खानी है। मेरे पास उसे मॉल ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी टक्कर 100 इंच से हो गई, जो दुनिया की चोटी पर था। उसके बगल वाली महिला ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, अब भी उसी भाव के साथ जैसे उसे थप्पड़ मारने की इच्छा हो। इतनी जल्दी तुम्हें मेरी याद आ गई। मुझे अपनी ब्लैक लिस्ट से बाहर निकालो। हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करो ताकि तुम भाग ना सको। वह चापलूसी के साथ मेरे पास आई। उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। क्या तुमने सूट पहनकर देखा? क्या कोई तुम्हें पसंद आया? मैंने सब तुम्हारे स्टाइल के हिसाब से चुने हैं। मुझे इन्हें इकट्ठा करने में 1 साल लग गया, ये देखते हुए कि मैं कितना ईमानदार हूं। कृपया मुझसे नाराज मत हो। गुस्सा होने पर पुरुष बूढ़े दिखने लगते हैं, मैंने ठंडे लहजे में कहा, मजाक उड़ाते हुए। मैनेजर लियू को परवाह नहीं है कि मैं बूढ़ा दिखता हूं या नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। आसपास के लोग तमाशा देख रहे थे। सार्वजनिक रूप से मना किए जाने पर लियो रोयान का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ काफी अच्छी रही हूं। अपनी हद पार मत करो।
ये सच है कि तुमने मेरा 5 साल इंतजार किया, लेकिन मैंने भी तुम्हारे लिए विदेश में बहुत मेहनत की है। मैं तुम्हें लाड प्यार करती हूँ क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। ये मत सोचो कि तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम बाहर जाकर लोगों को अपमानित ही करते हो। हायन परिवार के पास ऐसी क्या शक्ति है जो तुम्हें विदेश में इतना दिखावा करने की अनुमति देती है? क्या तुम्हें एहसास नहीं है? जब उसने मुझे देखा, चेनमो, उसने सोचा कि मुझे पता है कि वह गलत था और वह और अधिक अहंकारी हो गया। अब खुद को देखो, मेरे अलावा तुम्हें कौन चाहेगा? बहुत से अमीर पुरुष हैं जो युवा, सुंदर और दयालु लोगों को चुनते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई मेरी तरह मूर्ख है जो एक 18 साल की छात्रा को चुनना पसंद करेगा बजाय इसके कि तुम्हारे पैरों में झुक जाए? जब हम साथ थे तो वह निश्चित रूप से मेरे सामने माफी मांगता था और अपनी गलतियां स्वीकार करता था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके खुद के कोई दायरे नहीं थे। या तो कोई युवक सड़क पर उससे उसका नंबर मांगता था या उसे अन्य दावेदारों से फूल मिलते थे। मैंने सिर्फ उससे माफी मांगने के लिए कहा और उसे बुरा लग गया। वे निराशाजनक यादें लगातार उभर रही थीं। मेरा चेहरा अचानक गंभीर हो गया। सच में, श्रीमती लियू के लिए कितनी बड़ी बात है। सौभाग्य से आप उस समय अलग होने के लिए पर्याप्त समझदार थीं, वरना आपको जीवन भर यह अपमान सहना पड़ता, क्योंकि आप जानती हैं कि आपने गलत व्यक्ति को चुना था। श्रीमती लियू, कृपया मुझे इस बार परेशान न करें। चलो अच्छे से अलग हो जाते हैं। ये कहने के बाद मैं जाने के लिए मुड़ा। लियू रुरयान तुरंत चिंतित हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? शादी लगभग तैयार है। क्या तुम मेरे साथ मजाक करना बंद कर सकते हो? उसने बात पूरी की ही थी कि 100 जिन चेन उसके पीछे से बाहर आया। सिर्फ कबूतर के अंडे के आकार की हीरे की अंगूठी विशेष रूप से आकर्षक थी। यह वही श्री हियान हियान होने चाहिए जिन्हें रुरयान 5 साल से पसंद करती हैं। नमस्ते, मैं 100 हिन चेन हूं, लियू रुरयान का पति। अब मैं उसका अच्छा दोस्त हूं। श्री हियान का स्वभाव वास्तव में प्रसिद्ध है। उसने मुझे लगभग डरा ही दिया। ये कहने के बाद वह करीब आया और धीमी आवाज में मुझे शांत किया। श्री हियान, गुस्सा ना करें। विदेश में 5 वर्षों के दौरान रुरयान ने आपके बारे में अच्छी बातें करना नहीं छोड़ा है। यहां तक कि मैंने उनके सूट चुनने में भी मदद की। कैसा है? क्या कोई ऐसा मॉडल है जो आपको पसंद हो? मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। 100 जिन चेन लियू रुरयान के पास गया और उसे धक्का दिया। जाओ और श्री हियान से माफी मांगो। पुरुष ऐसे ही होते हैं। जिसे वे पसंद करते हैं उसी पर गुस्सा होते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे प्रति मेरी तरह सहनशील है? ल्यूरू रयान अगले ही पल मुझसे माफी मांगने वाली थी। मैं मुड़ा, अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उचित रूप से मुस्कुराया। पता चला कि सूट श्री 100 द्वारा चुने गए थे। मुझे आपको धन्यवाद देने का समय नहीं मिला। मेरे बेटे ने खूब मस्ती की। बस बात यह है कि गुणवत्ता थोड़ी खराब है। ये सिर्फ फटा हुआ नहीं है। डार्लिंग, धन्यवाद कहो। अंकल। मेरे बेटे की मासूम आंखें हम दोनों के बीच देख रही थीं। 100 जिन चेन एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। श्री हियान अभी भी मजाक करना पसंद करते हैं। आप तो शादीशुदा भी नहीं हैं। आपको यह बच्चा कहां से मिला? उन शब्दों ने रुरयान के दिल को बहुत चोट पहुंचाई। उन वर्षों में विदेश में वह लगभग हर रात नशे में धुत रहती थी। यहां तक कि अपने सपनों में भी वह तुम्हारा नाम चिल्लाती थी जब मैं उसके शरीर को साफ करने में मदद करता था। कई बार तो उसने मुझे गलती से तुम समझ लिया। अब जब आप दोनों आखिरकार साथ होने जा रहे हैं तो समस्या पैदा ना करें। बच्चे को जल्दी जाने दो। थोड़ी देर में उसके पिता चिंतित हो जाएंगे। लियू रुरयान ने मुझे घूर कर देखा, जैसे वह मेरे चेहरे में छेद करना चाहती हो। यह बच्चा किसका है? तुम मेरी पीठ के पीछे क्या कर रहे हो? हियान मुयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? 100 जिन चेन खांसा और अपनी कोहनी से महिला के हाथ पर प्रहार किया। तुम ये नहीं समझ सकती। तुमने लोगों को 5 साल तक इंतजार कराया। श्री हियान नखरे करने के लिए एक अभिनेता ढूंढ रहे हैं। लियू रुरयान ने स्पष्ट रूप से राहत की सांस ली। मुयान, मुझे पता है कि तुम इसलिए गुस्से में हो क्योंकि मैं विदेश चली गई थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। अब मैं भी वापस आ गई हूं, इसलिए मेरे लिए समस्या पैदा ना करो। बच्चे को जल्दी जाने दो। आज मैं कुछ नहीं करूंगी, बस तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम चाहो तो मेरा कार्ड स्वाइप कर सकते हो। ये कहते हुए वह मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। मेरा बेटा डर गया और रोने लगा। उसने मेरे पैरों को पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। पापा, ये आंटी कौन है? वह क्यों कह रही है कि तुम मेरे पापा नहीं हो? मैं पापा को नहीं छोड़ना चाहता। मैं नहीं जा रहा। जैसे ही पापा शब्द निकला, दृश्य तुरंत जम गया। लियू रुरयान के चेहरे पर गुस्सा भड़क उठा। उसने किसी को मारने के लिए हाथ उठाया। तुम्हारे पापा कौन है? बकवास मत करो, चुप रहो बेटा। और जोर से रोने लगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। क्या तुम बीमार हो? क्या तुम नहीं समझती जो मैं कह रहा हूं? ये मेरा बेटा है।
वह पहले ही 4 साल का है। लियू रुरयान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह स्तब्ध रह गई। उसका उठा हुआ हाथ बेजान होकर नीचे गिर गया। तुम्हारा बेटा। मैंने तुमसे शादी करने के लिए 5 साल इंतजार किया। मैंने देश वापस आने और तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारा एक बेटा है। हियान मुयान। सौ जिन चेन चिंता के साथ आगे बढ़ा। जाहिरा तौर पर सलाह दे रहा था, लेकिन उसके शब्द वास्तव में आग में घी डालने का काम कर रहे थे। रुरयान, जल्दबाजी न करो। शायद तुम्हारे जाने के बाद श्री हियान ने बहुत बुरा महसूस किया, और यह समझना आसान है कि उन्होंने अस्थायी रूप से गलती की होगी, जबकि उन्होंने शादी नहीं की थी। सौतेली मां बनने के अलावा और कुछ नहीं है। लियू परिवार के पास बच्चे के लिए भोजन की भी कमी नहीं है। एक साधारण वाक्य के साथ उसने मुझे अव्यवस्थित निजी जीवन का प्रतीक बना दिया। जो दर्शक देख रहे थे वे तुरंत हंगामा करने लगे। यह आदमी जरूर छोड़ दिया गया होगा और किसी मूर्ख को ढूंढ रहा है जो जिम्मेदारी ले सके। अतीत में उसने 5 साल इंतजार किया। न केवल वह एक बोझ के साथ आता है, बल्कि उसका रवैया भी इतना खराब है। तुम्हें शर्म नहीं है, न ही वह बहुत सुंदर है। ये महिला जरूर अंधी होगी। मुझे लगता है कि उसके बगल वाला आदमी ज्यादा सुंदर है। दोनों कितनी अच्छी जोड़ी बनाते हैं। बुदबुदाहट बढ़ती ही गई। 100 जिन ने मुझे दूर धकेलने का नाटक करने की कोशिश की। श्री हियान, नाराज ना हो। बहुत से लोग देख रहे हैं। क्या आप रुरयान को असहज स्थिति में डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? बस माफी मांग लो। मैं रुरयान को मना लूंगा। वह हमेशा मेरी सुनती है। वह निश्चित रूप से आपके बच्चे की देखभाल कर सकेगी। लियो रुरयान ने मेरी कलाई को इतनी जोर से दबाया कि ऐसा लग रहा था कि वह मेरी हड्डियां तोड़ देगी। मैं उसकी देखभाल करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि वह महिला कौन है। थोड़ी देर बाद वह अचानक हार मान गई। ये बात है कि तुम मेरे प्यार का फायदा उठा रहे हो। मैं तुम्हें दोषी ठहराने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन किसी महिला से छुटकारा पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं ठंडी हंसी हंसा, उसे दूर धकेला और अपने बेटे को मजबूती से गले लगा लिया। श्रीमती लियू, यदि आप इतनी सक्षम हैं, तो इसे खुद पता करें। आखिरकार शादी का निर्णय भी आपका था। जब मैं जाने के लिए मुड़ा तो लियू रुरयान के बॉडीगार्ड्स अचानक मेरे रास्ते में आ गए। जब तक यह मामला स्पष्ट नहीं हो जाता, आप कहीं नहीं जाएंगे। मुझे अपने बेटे के डरने की चिंता थी और मैं हिंसक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने सहन किया और 1 घंटे तक दुकान में रहा, जब तक कि बॉडीगार्ड्स एक बार में एक कामुक नृत्य का वीडियो नहीं ले आए। लियू रुरयान की आंखें तुरंत खून से लाल हो गईं और उसने फोन को जमीन पर दे मारा। तो तुमने एक नाचने वाली शैतान को देख लिया है, हियान मुयान, मुझे उकसाने के लिए। तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। मेरी नजर रुकी हुई स्क्रीन पर टिकी थी। ये शादी से पहले की बात थी। एक नृत्य जो एक दोस्त ने विशेष रूप से मुझे खुश करने के लिए सीखा था। लियू रुरयान ने मेरी गर्दन पकड़ ली और उसकी नाक मेरी नाक को छू रही थी। मैं उस महिला को माफ नहीं करूंगी। उससे छुटकारा पाने के बाद मैं ऐसा दिखावा करूंगी जैसे यह कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने फिर से पता लगाया कि तुम इस तरह की जगहों पर जाते हो, तो तुम परिणाम जानते हो। 100 जिन चेन ने कॉफी की चुस्की ली और जोर से हंस पड़ा। लियू रुरयान, बस करो। विदेश में भी क्या तुम ऐसी जगहों पर नहीं जाती थीं? हर बार जब तुम बहुत अधिक पी लेती थीं, तो तुम्हें मुझे बुलाना पड़ता था कि मैं तुम्हें लेने आऊं। श्री हियान को तुम्हारे छोड़ने के बाद बुरा महसूस हो और वह किसी को ढूंढे जो उनका साथ दे, यह समझने योग्य है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद लियू रुरयान ने एक गहरी सांस ली। मैं उस महिला से निपट लूंगी। शादी के बाद बेटा लियू परिवार का होगा। मैं उन्हें फिर से मिलने नहीं दूंगी। जहां तक तुम्हारी बात है, घर जाओ और चुपचाप शादी का इंतजार करो। इन 6 दिनों में बाहर निकलने के बारे में मत सोचना। वह 100 हिन चेन के साथ कंधे पर हाथ डालकर चली गई। लियू रुरयान, इतना गंभीर चेहरा मत बनाओ। आज रात एक भाई तुम्हारे साथ कुछ ड्रिंक्स पिएगा। चलो चलो, मैं और लोगों को शामिल होने के लिए बुलाऊंगा। आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। मेरे बेटे ने मुझे डरते हुए खींचा। पापा, वह आंटी कौन है? वह एक पागल है। तुम मम्मी को यह नहीं बता सकते। उनके कांड के बाद हमारी खरीदारी करने की इच्छा खत्म हो गई। जैसे ही हम दुकान से बाहर निकले, एक कर्मचारी हमारे पीछे आई। उसके हाथ में अभी भी खरीदारी के 3 बैग थे। श्रीमती लियू ने इन्हें खरीदा और कहा कि वह इन्हें उपहार में देने वाली हैं। चूंकि आप दुकान में हैं, हमें भागने की जरूरत नहीं है। कृपया इन्हें स्वीकार करें। मैंने बैग खोला और एक नजर डाली। वे शादी की अंगूठियां थीं जिन्हें मैंने 5 साल पहले उसके और मेरे लिए चुना था। दुर्भाग्य से शादी की अंगूठियों का डिजाइन पुराना हो चुका है और भावना भी खत्म हो गई है। उस रात अपने बेटे को सुलाने के तुरंत बाद 100 हिन चेन ने, पता नहीं मेरा नंबर कैसे प्राप्त किया, मुझे दोस्त के रूप में जोड़ा। उसने मुझे एक बार के कमरे का एक वीडियो भेजा। लियू रुरयान नशे में थी और चिल्ला रही थी।
बच्चों के बारे में क्या, कोई भी उन्हें पैदा कर सकता है। शादी के बाद मैं उसे 10 या 8 दूंगी। उसे पार्टी में जाने के बारे में सोचने भी मत देना। सौ जिन चेन ने हंसते हुए एक वॉयस नोट भेजा। ज्यादा मत सोचो। रुरियान बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से नरम है। शांत रहो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। उसे कुछ नहीं होगा। चुपचाप शादी का इंतजार करो। लेकिन वीडियो के अंत में उसने जानबूझकर मेज पर रखे होटल के कमरे के कार्ड को दिखाया और 10 या 8 बच्चे पैदा करना। मैंने गुस्से में फोन फेंक दिया। ऐसा लगता है कि इस गुप्त शादी की अब कोई जरूरत नहीं है। मेरी शादी की खबर सार्वजनिक होने की बात सुनकर फुइयान ने अपने सोशल मीडिया पर खुशी से भरे 3 संदेश पोस्ट किए। हाँ, मेरा पति है और हमारे पास एक प्यारा बेटा भी है। शादी 6 दिनों में होगी, सभी का स्वागत है। शादी के दिन मुझे अपने खाते में 50 मिलियन का ट्रांसफर मिला। फुइयान ने केवल एक छोटा सा वाक्य लिखा, दहेज, स्वैच्छिक दान, अपरिवर्तनीय। जब लियू रुरयान शादी की गाड़ियों के काफिले के साथ मेरे घर के दरवाजे पर पहुंची तो घर खाली था। उसने दरवाजे पर 2 घंटे इंतजार किया और उसका चेहरा अधिक से अधिक अधीर होता जा रहा था। किसके साथ? श्रीमती फुजान रैनफू के साथ। पड़ोसन उंगलियों पर गिनते हुए इसे बिल्कुल सामान्य बात मान रही थी। वे कई वर्षों से गुप्त रूप से विवाहित हैं। नियन 11 अब 4 साल का है। आज आखिरकार वे सेन्हाजिंग के सबसे बड़े रिसोर्ट होटल में कुछ जश्न मनाने जा रहे हैं। सुना है कि सिर्फ फूलों के लिए उन्होंने 3 बड़े ट्रक मंगवाए थे। गुप्त विवाह। फुजान रैन। लियुयान की आवाज अचानक ऊंची हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पड़ोसन का हाथ पकड़ लिया। नामुमकिन। आप जरूर गलत हैं। मुयान ने कहा था कि वह मेरा 5 साल तक इंतजार करेगा। मैंने अभी अभी सू हिंचन से तलाक लिया है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? पड़ोसन को उस बांह में दर्द महसूस हुआ जिसे उसने कसकर पकड़ा था और वह जल्दी से छूट गई। तुम्हें क्या हो गया है? मैं गलत कैसे हो सकती हूं? जब मुयान की पत्नी गर्भवती थी कुछ साल पहले, मुयान ही रोज गाड़ी चलाकर उसे प्रसव पूर्व जांच के लिए ले जाता था। वे इसी इमारत से निकलते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ल्यूरुयान के पीले चेहरे को देखकर वह डर गई और 2 कदम पीछे हट गई। मुझे घर जाकर अपने पति के लिए खाना बनाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ गपशप नहीं करूंगी। अगर तुम मुयान को ढूंढ रही हो तो बस घंटी बजा दो। लियू रोयान खाली दिमाग से जान परिवार के बंद दरवाजे को घूरती रही। 5 साल पुरानी तस्वीरें अचानक उभर आईं। उस दिन लिविंग रूम में वह जियान मुयान को गले लगा रहा था, जबकि उसकी उंगलियां हाथ में पकड़ी फोटो एल्बम पर चल रही थीं। अच्छे से रहना। जब हम शादी करेंगे तो हम इस रिसोर्ट होटल में शादी करेंगे, ठीक है? उस समय जियान मुयान ने मुस्कुराते हुए हामी भरी थी। आंसू उसकी शर्ट पर गिर गए और उसने कहा, ठीक है। अब उनकी शादी वाकई उस होटल में हो रही है, लेकिन दुल्हन वह नहीं है। फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सू हिन चेन का नाम दिखाई दिया। हाँ, लियू रुयान के साथ क्या चल रहा है? सुजिन चेन की आवाज रिसीवर के दूसरी तरफ थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आई। मैंने तुमसे कहा था कि शादी का जिक्र तुरंत मत करना। पहले मुयान से माफी मांगो। क्या तुम उससे लड़ी नहीं हो? क्या तुम गुस्से में अपना आपा खो बैठी हो? लियू रोयान फोन पकड़े हुए बस निराश महसूस कर रही थी। नहीं, पड़ोसन ने कहा। उसने कहा कि मुयान और फुयान रैन आज अपनी शादी मना रहे हैं। उनके 4 साल का एक बच्चा भी है। फोन के दूसरी तरफ 2 सेकंड की चुप्पी रही। वह जनान का कुख्यात प्लेबॉय नहीं है। उसके बारे में कोई प्रेम संबंध की अफवाह भी नहीं है। वह मुयान से शादी कैसे कर सकता है? पक्का पड़ोसन सठिया गई है। उसने किसी और को समझ लिया होगा। उसने एक विराम लिया और फिर अपने भाई की मदद करने के लिए गंभीर विश्लेषण का नाटक किया। मैं तुम्हें बताता हूं, मुयान अभी भी इस बात से नाराज है कि तुम उस समय इतनी अचानक चली गई थीं। वह जानबूझकर किसी को ढूंढ रहा है ताकि वह नाटक करे और तुम्हें गुस्सा दिला सके। सोचो, वह तुम्हें पहले कितना प्यार करता था। अगर तुम 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाती थीं, तो वह हर दिन वीडियो कॉल करता था। वह वास्तव में किसी और से शादी कैसे कर सकता है? शायद वह बच्चा उसके किसी दोस्त का हो। वह अभिनय करने के लिए उसे उधार ले रहा है। लियोरुयान की आंखें चमक उठीं, मानो उसने किसी डूबते को तिनके का सहारा पा लिया हो। सचमुच? बिल्कुल। सुजिन चेन की आवाज भरोसेमंद लग रही थी। जल्दी से होटल जाओ और देखो कि क्या शादी वाकई हो रही है। अंदर जाओ और मुयान से साफ बात करो। भाई, मैं यहां से तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा हूं। अगर काम नहीं बना तो मैं अभी वहां आऊंगा तुम्हारी मदद करने। मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसे वापस पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। फोन काट दिया। लियो रोयान ने कार स्टार्ट की और तेजी से निकल गई। स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए उसका हाथ अभी भी कांप रहा था। उसका दिमाग सू हिंचन के शब्दों से भरा हुआ था। वह जरूर अभिनय कर रहा होगा। मुयान किसी और को पाने की कोशिश नहीं कर सकता। वह अभी भी उसका इंतजार कर रहा है।
रिसोर्ट होटल उस इलाके में है। लियू रुयान को पहुंचने में 40 मिनट लगे। जैसे ही उसने पार्किंग में कार खड़ी की, काले सूट पहने दो आदमियों ने उसे रोक लिया। मैडम, आपके पास निमंत्रण है। सुरक्षा गार्ड भावहीन था। उसकी नजरें तीखेपन से उसे देख रही थीं। आज उपनिदेशक की शादी की पार्टी है, बिना निमंत्रण वाले लोग अंदर नहीं जा सकते। उपनिदेशक जियान मुयान। लियू रुयान का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अंदर एक आदमी सूट पहने हुए है। क्या उसका नाम जियान मुयान है? मिस्टर जियान का उपनाम वास्तव में जियान है। सुरक्षा गार्ड ने भौहें सिकोड़ी और उसका लहजा और ठंडा हो गया। मैडम, क्या आपके पास निमंत्रण है या नहीं? अगर नहीं है तो कृपया यहां से चले जाएं। यहां बाधा न डालें। अगर इससे शादी की पार्टी पर असर पड़ा तो आप इसके परिणाम नहीं भुगत पाएंगी। लियू रुयान घबरा गई। उसने अंदर भागने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैं जियान मुयान की दोस्त हूं। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। मुझे अंदर जाने दो। रुको। दोनों सुरक्षा गार्ड उसे रोकने के लिए तुरंत आगे आए। उन्होंने उसे वहीं मजबूती से पकड़ लिया। यदि आप समस्या पैदा करना जारी रखेंगी तो हम विनम्र नहीं रहेंगे। लियू रुयान ने होटल के दरवाजे की ओर देखा। अंदर से संगीत की धीमी आवाज आ रही थी। उसके दिल में डर और भी बढ़ता गया। उसने दूर नहीं, एक वेटर को ट्रे लिए अंदर जाते देखा। सुरक्षा गार्डों का ध्यान न होने का फायदा उठाते हुए उसने अंदर घुसने के लिए वेटर का रूप धर लिया। बैंक्वेट हॉल सफेद गुलाबों से भरा था। लियू रुयान की नजरें भीड़ में दौड़ गईं और तुरंत मंच पर टिक गईं। उसने एक कस्टम मेड सूट पहना था। मेरे बाल बिल्कुल सलीके से बने थे। मैं अपने बगल में खड़ी महिला को देख मुस्कुरा रहा था। वह महिला सफेद शादी का गाउन पहने हुए थी। उसकी काया शानदार थी। वह उस दिन के वीडियो वाली महिला थी, लेकिन वे बार की रानी नहीं थी। वह शक्तिशाली और अमीर फुयान रैन कैसे हो सकती है? लियू रुयान सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह मुझे देख रही थी, अपने हाथ में अंगूठियों का डिब्बा लिए हुए। उसने सावधानी से मेरी उंगली पर अंगूठी पहनाई। उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से कोमल थीं। सूट पहने एक छोटा बच्चा पंजों के बल खड़ा हो गया। सूट पहने एक छोटा बच्चा पंजों के बल खड़ा हो गया और बचकानी आवाज में चिल्लाया, पापा, मम्मी, जल्दी अंगूठियां बदलो। ये उसी दिन का मॉल वाला बच्चा था। लियू रुयान की सांसें तुरंत रुक गईं। उसका दिल ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे कसकर दबा दिया हो। दर्द ने उसे लगभग बेदम कर दिया। उसने मेरी आंखों में मुस्कान देखी। ये एक ऐसी कोमलता थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक दृढ़ कसम उसके कानों में गूंजी। वह खुद को रोक नहीं सकी और भीड़ को हटाकर मंच पर चढ़ गई। मुयान, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। तुमने मेरा इंतजार करने का वादा किया था। मैंने सू जिन चेन से तलाक ले लिया है। मैं वापस आ गई हूं। आज हमारी शादी है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसने मुझे खींचा, जिससे मैं डगमगा गया। मैंने उसका हाथ जोर से झटक दिया। मेरी नजरें बर्फ की तरह ठंडी थीं। लियू रुयान, क्या तुम पागल हो गई हो? आज मेरी और मेरी पत्नी की शादी है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, शुरू से अंत तक। मैंने कभी तुमसे शादी करने का वादा नहीं किया था। फुयान रैन एक कदम आगे बढ़ी। उसने मुझे अपने पीछे सुरक्षित किया और एक तीखी नजर डाली। मैडम, कृपया अपने शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखें। यदि आप मेरे पति को फिर से परेशान करेंगी तो मुझे सुरक्षा को बुलाकर आपको बाहर निकलवाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उत्पीड़न। लियू रुयान लाल आंखों के साथ उसकी छाती की ओर इशारा किया। मैं इतने सालों से मुयान के साथ रही हूं। हमने बहुत पहले ही शादी करने पर सहमति व्यक्त कर दी थी। अगर मेरी बात ना होती कि मेरे परिवार ने मुझे उस समय अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया तो मैं कैसे जाती? मुयान, क्या तुम भूल गए कि हमने एक दूसरे से क्या कहा था? तुमने कहा था कि मेरा 5 साल तक इंतजार करना। मैं वापस आ गई हूं। तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? उसकी आंखें लाल और नम थीं। मुश्किल से कुछ आंसू दिखाई दे रहे थे। आसपास के मेहमानों ने देखने के लिए सिर घुमाया। फुसफुसाहट तेज हो गई। लियू रोयान ने किसी बात की परवाह नहीं की और मेरा हाथ फिर से पकड़ने की कोशिश की। मुयान, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ अच्छी रहूंगी। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। कृपया, मैं तुमसे भीख मांगती हूं। मैंने शादी के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। उससे शादी मत करो। मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकती। मैं पीछे हट गया और उसकी हरकत से बच गया। मेरा मुंह उपहास से भरा था। फिर से शुरुआत करना। लियू रोयान, तुम्हें क्यों लगता है कि हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? 5 साल पहले तुम बिना एक शब्द कहे विदेश चली गई थी। मैं तुम्हें ढूंढने विदेश गया था। मुझे लगा कि लियू परिवार तुम्हें अरेंज मैरिज के लिए मजबूर कर रहा है। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन नतीजा क्या निकला? तुम्हारे परिवार के अंगरक्षकों ने मुझे पुलिस स्टेशन फेंक दिया। मैंने 2 दिन भूखा रहा। उस समय तुम कहां थी? मेरे वापस आने के बाद मैं हर दिन रोता था। मेरा इतना वजन कम हो गया था कि मेरा वजन सिर्फ 40 किलोग्राम था। तब तुम कहां थी? लियू रुयान का चेहरा और पीला होता गया। उसने मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं कह सकी। तुम कहती हो कि तुमने सू हिंचन से तलाक ले लिया है।
इसलिए मुझे तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करनी चाहिए। मैंने उपहास किया। लियू रुयान, क्या तुम बहुत अधिक जिद्दी नहीं हो? मेरा समय तुम्हारी गलतियों को सुधारने के लिए या तुम्हारे वापस आने का इंतजार करने के लिए नहीं है। अब मैं बहुत खुश हूं। कृपया तुरंत चले जाओ, वरना मुझे सुरक्षा को बुलाना पड़ेगा। उसने लाल आंखों के साथ भारी आवाज में पूछा। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें मुझे मूर्ख की तरह चक्कर काटते देखकर खुशी हो रही थी? क्या तुम्हें खुशी मिल रही थी? मैंने पहले ही शादी की तैयारी कर ली थी। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था और तुमने मेरी ईमानदारी का मजाक बना दिया। मैं शुद्ध क्रोध में हंसा। मैंने तुम लोगों को नहीं बताया, मैंने कहा था, लेकिन तुमने बस मेरा विश्वास नहीं किया। बेटे ने सावधानी से बात की। पापा, क्या इस आंटी को फिर से कोई मानसिक समस्या है? लियू रुयान ने अचानक अपना आपा खो दिया। वह मुड़ी और दूसरी मंजिल की रेलिंग पर चढ़ गई, एक पैर ऊपर रखा और नीचे चिल्लाई, मुयान, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं यहां से कूद जाऊंगी। मैं ये गंभीरता से कह रही हूं। मेहमान तुरंत फट पड़े। कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ ने तस्वीरें लेने के लिए अपने फोन निकाल लिए। मेरा चेहरा बदल गया। फुयान ने तुरंत मेरे कंधे को थाम लिया। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी, नीचे आओ। फुयान रैन ने उसे घूर कर देखा। उसका लहजा शांत था, लेकिन अधिकार वाला था। अगर तुम वास्तव में मुयान की परवाह करती हो तो यह हंगामा मत करो। उन्हें अपनी शादी शांति से पूरी करने दो। नहीं। लियू रुयान की आंखें लाल थीं। जब तक मुयान मेरे साथ नहीं चलेगा। ये कहने के बाद उसने आंखें बंद कीं और एक सुस्त आवाज के साथ नीचे कूद गई। वह मंच के नीचे कालीन पर गिरी। उसके घुटने तुरंत खून बहने लगे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। वह उठी और मंच की ओर दौड़ी। मुयान, मेरे साथ चलो, सुरक्षा। फुयान, रैन ने ठंडे स्वर में कहा। सुरक्षा गार्ड, जो पहले से ही पास में इंतजार कर रहे थे, तुरंत आए और लियू रोयान को मजबूती से पकड़ लिया। मैंने उसे उसकी दयनीय स्थिति में बिना किसी उतार चढ़ाव वाले लहजे में देखा। यूं रुयान, और परेशानी पैदा मत करो। यदि तुम मुझे बधाई देने आई हो तो मैं तुम्हारा आभारी हूं। यदि तुम परेशानी पैदा करने आई हो तो फू परिवार के सुरक्षा गार्ड मूर्ख नहीं हैं। लियू रोयान, उसे अकेला छोड़ दो। मेरे माता पिता अचानक भीड़ से आगे आए। मेरे पिता ने अचानक कहा, तुम मुयान को कब तक चोट पहुंचाती रहोगी? अंकल, मैं मुयान से प्यार करती हूं। सच में, मैंने सू जिन चेन से तलाक ले लिया है। मैं, लियू रुयान, समझाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तलाकशुदा। मेरी मां ने लाल आंखों और कांपती आवाज के साथ उसकी बात काट दी। उस साल तुम्हारे चले जाने के बाद मुयान हर दिन लिविंग रूम में तुम्हारी कॉल का इंतजार करता था। यदि उसे कॉल नहीं मिलती तो वह हवाई अड्डे पर तुम्हारा इंतजार करने जाता था। अंत में, खुद को रोक न पाने के कारण उसने तुम्हें विदेश में खोजने के लिए टिकट खरीदा। और क्या हुआ? जैसे ही वह शादी के रिसेप्शन पर पहुंचा, तुम्हारे परिवार के अंगरक्षकों ने उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया और पुलिस स्टेशन में फेंक दिया। वह 2 दिन और 2 रात भूखा रहा। वापस आने के बाद वह हर दिन अपने कमरे में बंद रहता था। वह खाता नहीं था। वह कंकाल की तरह पतला हो गया था। अंत में उसने नींद की गोलियां तक खा लीं। यदि जॉन रैन ने उसे समय पर नहीं खोजा होता और उसे अस्पताल नहीं ले गई होती तो आज तुम उसका चेहरा भी नहीं देख पाती। मेरी मां के आंसू गिरने लगे। अब उसकी एक पत्नी है, उसके बच्चे हैं। उसकी पत्नी तो एक बच्चे की गर्भवती भी है। वह एक शांत और स्थिर जीवन जीता है। लियू रुयान, यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा भी विवेक बचा है तो उसके जीवन को परेशान करना बंद करो। तुम दोनों का बहुत पहले ही अंत हो चुका है। सुरक्षा गार्ड लियू रुयान को घसीटते हुए बाहर ले गए। उसने संघर्ष किया और पीछे मुड़कर देखा। उसने फुयान रैन को नीचे झुककर अंगूठी उठाते देखा जो फर्श पर गिर गई थी। उसने इसे कोमलता से मेरी उंगली में पहनाया और फुसफुसाया, गुस्सा मत करो, ये इसके लायक नहीं है। मैं फुयान रैन की बाहों पर झुक गया और सिर हिलाया। वह दृश्य लियू रुयान के दिल में लगे चाकू जैसा था। उसे दम घुटने जैसा दर्द हो रहा था। होटल से बाहर फेंके जाने के बाद लियू रुयान सड़क पर बैठ गई। उसके घुटनों से खून अभी भी बह रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। यह वेडिंग प्लानिंग कंपनी का फोन था। श्रीमती लियू, आप अभी तक क्यों नहीं पहुंची हैं? शादी की जगह पूरी तरह सजी हुई है। हम सिर्फ आपका और मिस्टर जियान का इंतजार कर रहे हैं। रद्द करो। लियू रुयान की आवाज भारी थी और उसमें गर्माहट की कमी थी। रद्द करो। लाइन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति दंग रह गया। श्रीमती लियू, ये वह शादी है जिसे आप 3 महीने से तैयार कर रही हैं। रद्द करना मतलब रद्द करना। लियू रुयान दहाड़ी और फोन को जमीन पर दे मारा। स्क्रीन चकनाचूर हो गई। जैसे उस वक्त उसका दिल वह बिजली के खंभे पर टिक गई। उसका दिमाग जियान की मां के शब्दों से भरा था। ये दृश्य उसके दिमाग में बार बार चलने वाली फिल्म की तरह थे। हर दृश्य में उसे इतनी चोट पहुंच रही थी कि वह सांस नहीं ले पा रही थी।
थोड़ी देर बाद फोन फिर बज उठा। ये उसकी माँ का फोन था। उसका फोन लगभग टूट चुका था। उसने जवाब देने के लिए स्क्रीन स्लाइड की। रोयान, शादी कैसी रही? मोयान ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया है ना? माँ मत पूछो। लियो रोयान का गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। अगर उस समय तुम लोगों की वजह से नहीं, सू जिन चुन के साथ मेरी शादी के कारण, तो मैंने मुयान को कैसे खो दिया होता। अब वह किसी और से शादी कर रहा है और उसके बच्चे हैं। क्या तुम लोग संतुष्ट हो? मजबूर करना। लियू मां दंग रह गई। फिर थोड़ी नाराजगी के साथ, रोयान, हमने तुम्हें कब मजबूर किया? क्या यह तुम खुद नहीं थी जिसने उस समय कहा था कि तुम सू जिन चुन से शादी करना चाहती हो? तुमने कहा था कि सू परिवार हमें विदेश में बसने में मदद कर सकता है। हम तुम्हें रोक नहीं सके। मैंने खुद ऐसा कहा था। लियू रोयान दंग रह गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने ऐसा कैसे कह दिया? मां, मुझसे झूठ मत बोलो। उस समय आप लोगों ने साफ कहा था कि अगर मैंने सू जिन चुन से शादी नहीं की तो आप मुझे मुयान से मिलने के लिए देश वापस नहीं आने देंगी। हमने ये बातें कब कहीं? पिता की आवाज फोन के दूसरी तरफ कुछ गुस्से के साथ आई। रोयान, क्या तुम पागल हो गई हो? उस समय हमने तुम्हें मुयान के साथ मिलजुल कर रहने की सलाह भी दी थी। तुम ही थी जिसने नहीं सुना। तुमने सू हिन चुन से शादी करने पर जोर दिया। अब मुयान किसी और से शादी कर रहा है और तुम हमें दोषी ठहरा रही हो। लियू रुयान ने फोन काट दिया। उसका दिमाग उथल पुथल था। उसकी मां ने जो कहा वह सू हिन चुन की कही बातों से पूरी तरह अलग था। क्या उस समय जो हुआ वह उसके माता पिता ने मजबूर नहीं किया था? तो सू जिन चुन झूठ क्यों बोलेगा? लियू रुयान ने अपने घावों को नजरअंदाज किया। सीधे सू जिन चुन के घर गई। उसने दरवाजा खोला, लियू रुयान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रुयान, तुम कैसे आ गई? मुयान ने तुम्हारे साथ सुलह कर ली? मुझे लगा कि तुम्हें आधी रात तक उसे मनाना पड़ेगा। लियू रुयान उसे ठंडी आंखों से घूरती रही। सू जिन चुन, जब मैंने तुमसे शादी की थी तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी मां ने कहा कि उस समय उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया था, कि मैं खुद तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने ये शब्द कभी नहीं कहे थे। सू जिन चुन एक पल के लिए दंग रह गया और तुरंत उसकी आंखें लाल हो गईं। रुयान, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या उस समय हम दोनों के पास विकल्प नहीं थे? तुम भूल गई हो। उस समय तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे अंकल इस बात से सहमत नहीं थे कि तुम मोयान के साथ रहो, और उन्होंने जोर दिया कि तुम सुविधा के लिए मुझसे शादी करो, वरना वे तुम्हारी आय का स्रोत काट देंगे और मैं कभी अपने देश वापस नहीं आ पाऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे अंकल से निपटने में मदद करने के लिए तुमसे शादी की थी। उसने लियू रुयान की आस्तीन पकड़ ली और आंसू गिरने लगे। मैं एक पुरुष के रूप में शादी की और जल्दी से तुमसे तलाक ले लिया। अब हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। मुझे इससे क्या हासिल हुआ? क्या मैं तुम्हें भाई नहीं मानता? क्या मैं मदद करना चाहता था? लियू रोयान ने उसकी नाराजगी वाली अभिव्यक्ति को देखा और उसका संदेह फिर से डगमगाने लगा। उसने आह भरी, मुझे माफ करना, मुझे तुम पर संदेह नहीं करना चाहिए था। शायद मुझे गलत याद है। कोई बात नहीं। मुझे पता है कि अभी तुम कंफ्यूज्ड हो। सूजिन चुन ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपकी दी। अगर तुम अभी भी मुयान के साथ फिर से सुलह करना चाहती हो तो मैं एक सॉल्यूशन सोचने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। क्या तुम उस समय मेरे भाई जैसी नहीं थी? मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। लियो रुयान ने सिर हिलाया, मुड़ी और चली गई। उसके मुड़ते ही सू जिन चुन की आंखों में एक अजीब सी विकेडनेस चमक उठी। लियो रुयान घर वापस आई और बिस्तर पर लेट गई। वह करवटें बदलती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने जियान मुयान के बारे में सोचा। उसने जो कुछ भी उससे कहा था उसके बारे में सोचा। उसे बहुत डिस्ट्रेस फील हो रहा था, मानो उसके दिल में कुछ अटक गया हो। उसने वीचैट खोला और एक फेक अकाउंट का यूज करके जियान मुयान को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उसने उसके मोमेंट्स सेक्शन में चेक किया। वह उसकी डेली लाइफ से भरा हुआ था। पहली फोटो में फुयान रैन सिक्सी के साथ ब्लॉक से खेल रही थी। दूसरी फोटो फुयान रैन की थी जो उसके लिए स्ट्रॉबेरी छील रही थी। तीसरी फोटो उनकी पूरी फैमिली की थी। लियो रोयान इन फोटो को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसे वे साल याद आए। उसने भी उस समय जियान मुयान से कहा था कि वह उसे बीच पर वेकेशन के लिए ले जाएगी, वह उसके साथ बच्चे पालेगी, लेकिन उसने इनमें से कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया। जितना ज्यादा वह देखती उसका दिल उतना ही ज्यादा दुखता। उसने वी चैट बंद कर दिया। उसने तुरंत किसी को उन सालों में जो कुछ हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। 2 दिन बाद असिस्टेंट उसके पास डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल लेकर आया। प्रेसिडेंट लियू, हमें सब पता चल गया है। उस समय सू फैमिली ने ही देश में लियू फैमिली की इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने की प्लानिंग की थी और बूढ़े पति पत्नी को विदेश जाने के लिए मजबूर किया था। सू जिन चुन ने बूढ़ी महिला के टेक्स्ट मैसेज फेक बनाए थे।
और उन सभी मैसेजेस को भी इंटरसेप्ट लिया था जो आप मिस्टर जियान को भेजती थीं, जिसमें वह सब भी शामिल था जो आप उस समय मिस्टर जियान को बताना चाहती थीं। असिस्टेंट ने डॉक्यूमेंट्स उसे पकड़ा दिए। यहाँ मिस्टर सू की फोन पर हुई उन बातचीत की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जिनमें वे मेंशन कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने आपको धोखा देने और आपको और मिस्टर जियान को अलग करने की प्लानिंग की थी। लिू रुयान ने डॉक्यूमेंट्स लिए, उसके हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कि सू जिन चुन हमेशा उससे कहता था, रुयान, हम दोस्त हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करना अच्छा लगता है। मुझे ये कोई परेशानी नहीं लगती। अंत में सब कुछ झूठ था। वह शुरू से ही उसे धोखा दे रहा था। लियू रोयान का गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। उसने अपनी कार की चाबियां लीं और सू हिंचन के घर की ओर निकल गई। सू का घर खाली था। उसने सू हिंचन को फोन किया। किसी ने फोन नहीं उठाया। उसे वह बार याद आया जहां सू हिंचन अक्सर जाया करता था, इसलिए वह गाड़ी चलाकर उस बार में गया। रोशनी मध्यम थी और संगीत तेज था। लियू रोयान ने एक कोने में सौ हिंचेन को देखा। वह एक अनजान महिला की गोद में लेटा हुआ था, शराब का गिलास पकड़े हुए था और लड़खड़ाती आवाज में बात कर रहा था। उस अनजान महिला को करीब से देख रहा था। उसकी भौहें और आंखें 80% मिलती जुलती थीं। एक घृणित समानता। ल्यू रुयान, वह मूर्ख, अभी भी सोचती है कि मैं उसे अपना भाई मानता हूं। मैं 5 साल से उसके साथ हूं। मुझे नहीं लगता कि उसे मेरे द्वारा धोखा महसूस नहीं हुआ होगा। हियन मुयान पहले से ही शादीशुदा है। देर सवेर वह मेरा होगा। तो क्या हुआ अगर वह तलाक ले ले? तो क्या हुआ अगर वह मुझे पसंद नहीं करता? सिर्फ मैं ही उसके प्रति सच्ची हूं। लियू रुयान थोड़ी दूर पर खड़ी थी। उसकी बातें सुन रही थीं। उसका दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे जोर से मारा गया हो। दर्द इतना तीव्र था कि वह मुश्किल से ही खड़ा रह पा रहा था। वह उस पर झपटा, सो हिंचे को एक झटके के साथ अलग किया, उसे दीवार पर दे मारा। खून तुरंत बह निकला। सू हिंचन, तुम मुझसे हर समय झूठ बोल रहे थे। सू हिंचन ने धुंधली आंखों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रुअन, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे घर ले जाने आए हो? चुप रहो। लियू रुयन गुस्से में चिल्लाया। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। सो हिंचन, तुम नीच हो। जब तुम जागोगे तो तुम अपनी गलतियों की कीमत चुकाओगे। वह मुड़ा और बार से बाहर निकल गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, जान मुयान के पास जाओ और चीजें स्पष्ट रूप से समझाओ। उसे माफी मांगने के लिए कहो। लियू रुयान गाड़ी चलाकर उपनगरों के विला में गया। बहुत देर हो चुकी थी। विला की बत्तियां अभी भी जल रही थीं। खिड़की के माध्यम से अंदर का एक गर्म दृश्य देखा जा सकता था। फुयान रान न्यानजी के साथ था। लिविंग रूम में कार्टून देख रहा था। जियान मुयान पास के सोफे पर बैठा था और समय समय पर उन्हें देख रहा था। उसके होंठों पर एक सौम्य मुस्कान थी। बच्चा 1 मिनट में 10 बार पापा कह रहा था। हर बार जियान मुयान कोमलता से जवाब दे रहा था, पापा यहां हैं। न्यानजी, आज्ञाकारी बनो, मां को परेशान मत करो। कोई बात नहीं, मुझे न्यानजी पसंद है। बहादुर बनो ताकि भविष्य में तुम्हें कोई बुरी महिला धोखा न दे सके। जान मुयान के होंठों पर मुस्कान जम गई। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। उसका लहजा गंभीर हो गया। हाँ, ताकि तुम्हें कोई बुरी इंसान धोखा ना दे सके। मेरा बेटा भविष्य में अपनी मां जैसी ही एक परफेक्ट महिला ढूंढेगा। लियू रुयान के दिल में एक चुभता हुआ दर्द महसूस हुआ। जिस हाथ से दरवाजा छूना था वह हवा में ही रुक गया, लेकिन उसे नीचे करने की ताकत नहीं थी। हाँ, अब वह उसके लिए एक बुरी इंसान है। वह एक झूठी है, एक पागल है, लेकिन वह एक प्रेमिका नहीं है। वह उसके खूबसूरत जीवन की एकमात्र विफलता है। उसे वे साल याद आए, वे पल जो उसने हियन मुयान के साथ बिताए थे। वे मधुर यादें अब तेज चाकू में बदल गई थीं, जो उसे बेरहमी से काट रही थीं। हवा ने जमीन से गिरी हुई पत्तियों को उठा लिया। लियू रुयान एक खोई हुई, लाचार और निराश बच्ची की तरह दरवाजे पर झुक गया। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया। नी अचानक खांसते हुए दरवाजे की तरफ देखा। जब मैं मुड़कर देखने गया तो उस जगह पर केवल गिरी हुई पत्तियां थीं। उस रात मैंने दरवाजे की खाली सीढ़ियों को देखा, केवल हवा से उड़ती हुई गिरी हुई पत्तियां। मेरे दिल में कोई लहर नहीं थी। जानरान न्यानजी को गोद में लिए हुए आया, जो पहले ही सो चुका था। उसने धीरे से पीछे से मेरी कमर घेर ली। उसने अपनी ठुड्डी मेरे कंधे के मोड़ पर टिका दी। उसकी आवाज नरम और मीठी थी, अभी अभी जागने की भारीपन के साथ। बाहर बहुत हवा चल रही है, अंदर आओ, सर्दी न लग जाए। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरी उंगलियों के पोरों ने उसके हल्के उभरे हुए पेट को छुआ। वहां हमारा दूसरा बच्चा बढ़ रहा है। मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। 5 साल पहले मुझे लगा था कि मेरा जीवन कीचड़ में सड़ गया है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे बाहर निकाला। धीरे धीरे उसने मुझे फिर से जोड़ दिया। उसने मुझे एक असली घर दिया। अगली सुबह न्यानजी अपनी छोटी चप्पल पहनकर मेरे बिस्तर पर कूद पड़ा।
उसका छोटा सिर मेरी बांह के खिलाफ रगड़ा और उसने बचपन की आवाज में चिल्लाया, पापा जल्दी उठो, माँ ने तुम्हारे लिए आधे उबले अंडे तैयार किए हैं। अगर तुम नहीं उठे तो मैं उन्हें खा जाऊंगा। मुस्कुराते हुए मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने उसके नरम और कोमल गालों को दबाया। छोटे पेटू, कल रात जब पेट में दर्द हुआ था तो किसने 2 आइसक्रीम खाई थी? नियंजी ने अपनी जीभ बाहर निकाली। वह मेरी बाहों से बाहर निकला। उसने जे राण का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। मां, पापा मुझे परेशान कर रहे हैं। जे राण मुस्कुराया और उसके बाल बिखेर दिए। उसने मेरे हाथ में गर्म दूध दिया। उसकी आंखें एक ऐसी मिठास से भरी थीं जो फीकी नहीं पड़ती थीं। उसे गर्भवती हुए बमुश्किल 3 महीने हुए हैं। सुबह की बीमारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला है, लेकिन फिर भी वह मेरे लिए नाश्ता तैयार करने के लिए हर दिन जल्दी उठती है। वह घर में सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थित रखती है। मैंने दूध लिया और अपनी बांह से उसकी कमर घेर ली, उसे अपनी छाती पर टिका दिया। मैंने कहा था कि तुम्हें जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूं। क्या होगा अगर तुम थक गई? ठीक है, जे रान ने ऊपर देखा और आंखों में मुस्कान के साथ मुझे देखा। मैं तुम्हारे और नियांजी के लिए खाना बना सकती हूं। मैं खुश हूं। ये दिन शांत और गर्म है। यह एक ऐसी खुशी है जिसकी मैं 5 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था। नियांजी को किंडरगार्टन छोड़ने के बाद मैं कंपनी गया। असिस्टेंट ने अभी अभी मेरे डेस्क पर दस्तावेज रखे थे और उसने सर्कल की हालिया घटनाओं का उल्लेख करने का अवसर लिया। हैंसन, सो परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। असिस्टेंट का लहजा इस्तीफे भरा था। लियोन ने सबूत पेश किए कि सौ जाबेई ने लियू परिवार के राष्ट्रीय उद्योग को दुर्भावनापूर्ण रूप से हड़पने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर किया था। धोखाधड़ी का एक अकाट्य सबूत। अब सू परिवार की कंपनी दिवालियापन के कारण परिसमापन में है। सो जिनचन को 7 साल की सजा सुनाई गई है। कल ही वह अंदर गया। मैंने भौहें सिकोड़ी। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सो जिनचन जैसा व्यक्ति जो सब कुछ कैलकुलेट करता है, उसने 5 साल तक लियू रुयान को धोखा दिया और अंत में उसे यह नतीजा मिला। यह शुद्ध काव्यात्मक न्याय है, असिस्टेंट ने जोड़ा। मैंने सुना है कि 100 जिंचे के अंदर जाने से पहले उसके सभी सतही दोस्त भाग गए। उसने लियोन से दया की भीख मांगी, लेकिन लियोन ने उसे मिलने भी नहीं दिया। और जो पहले वाली थी, वह महिला जो लियोन जैसी दिखती थी, वह थोड़े बहुत बचे हुए पैसे लेकर भाग गई। कोई उसे ढूंढ नहीं सकता। अब वह अंदर अच्छा समय नहीं बिता रहा है। उसने पहले कई लोगों को नाराज किया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वह पूरी तरह टूट चुका है। मैंने कहा, मैंने 100 जिन चेन के भाग्य के बारे में और नहीं पूछा। उसने खुद इसे चुना। वो मेरे ध्यान का एक अंश भी नहीं पाने के योग्य है। इसके बजाय लियू रुयान के सर्कल के लोग कहते हैं कि वह पूरी तरह बदल गई है। पहले वाली लियू रुयान असाधारण और गर्वित थी। वह जहां भी जाती थी आकर्षण का केंद्र होती थी, हमेशा भीड़ में सबसे चमकदार। अब वह शायद ही कभी सामाजिक कार्यक्रमों में दिखाई देती है और उसने लियू परिवार के अधिकांश उद्योग अपने माता पिता को प्रबंधन के लिए सौंप दिए हैं। वह शहर के दक्षिण में उस छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती है, छोटे अपार्टमेंट में जहां हम साथ रहते थे, लगभग बाहर निकले बिना। पहली बार जब मैं उससे टकराया, वह तब था जब मैं जान रान को उसके प्रसव पूर्व जांच के लिए ले गया था। उस दिन जान रान ने अभी अभी अल्ट्रासाउंड कराया था। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बहुत स्वस्थ है। मैं अल्ट्रासाउंड पकड़े हुए था, उस छोटे से उभार को देख रहा था और कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। मैंने ऊपर देखा और लियू रुयान को हॉल के अंत में देखा। वह बहुत दुबली हो गई थी, उसके गाल धंस गए थे, लंबे बाल जिन्हें वह हमेशा बेदाग रखती थी। उसने उसे लापरवाही से पीछे की तरफ बांध रखा था। उसने एक स्वेटशर्ट और धुले हुए फीके जीन्स पहन रखे थे। उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था। वह हमें खाली नजरों से देख रही थी। जब उसने मुझे देखते हुए देखा तो उसने एक डरे हुए खरगोश की तरह प्रतिक्रिया दी। वह अचानक मुड़ी और लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गई। जान रान ने मेरी नजरों का पीछा किया और धीरे से मेरा हाथ दबाया। ये सुश्री लियू हैं। मैंने सिर हिलाया और नजरें हटा लीं। मैंने सावधानी से अल्ट्रासाउंड को मोड़ा और उसे अपने बैग में रख दिया, जबकि मैं उसे बाहर ले गया। उस पर ध्यान मत दो, चलो घर चलते हैं। जान रान मुस्कुराया और कुछ और नहीं पूछा। वह कभी भी लियू रुयन के बारे में मुझसे नाराज नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि उसे परवाह नहीं थी, बात यह थी कि वह मुझ पर काफी भरोसा करती थी और मुझे काफी समझती थी। मुझे अतीत को पीछे छोड़े हुए काफी समय हो गया था। मेरा वर्तमान और भविष्य केवल वह और बच्चा है। बाद में मैंने अंकल वॉन्ट से सुना कि लियू रुयान कई बार हमारे पड़ोस में आई है। वह हमेशा प्रवेश द्वार पर खड़ी रहती थी, दूर से नियांजी को आंगन में खेलते हुए देखती थी। वह कभी भी करीब आने की हिम्मत नहीं करती थी। एक बार नियांजी एक पतंग के साथ बाहर भागा और लगभग उसे टकरा गया।
वह डरे हुए नियांजी की पतंग उठाई और कांपती आवाज में उससे कहा, मुझे माफ करना, और जल्दी से भाग गया, जैसे कि उसे डर था कि कोई उसे देख लेगा। मैंने सुना और बस धीरे से कहा कि मैं जानता था। मैंने कुछ और नहीं कहा। सर्कल के कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि लियू रुयान हर दिन हमारी पुरानी तस्वीरों को गले लगाकर रोती है। वह उन सभी जगहों पर गई जहां हम अक्सर साथ जाते थे। समुद्र के किनारे का फार्म हाउस, पहाड़ की चोटी पर बना व्यूइंग प्लेटफॉर्म, यहां तक कि पुराने नूडल रेस्तरां में भी जहां हम स्कूल जाते समय जाया करते थे। वह पूरी दोपहर नूडल रेस्तरां में बैठी रही। उसने नूडल्स के 2 कटोरे मंगवाए जिन्हें वह प्यार करती थी। एक कटोरा उसने सामने रखा और उसे नहीं छुआ। उसने खुद का भी ज्यादा नहीं खाया। सभी आंसू सूप के कटोरे में गिर गए। आखिरकार उसे अपने पछतावे का एहसास हुआ। उसे पछतावा हुआ कि उस समय उसने बिना एक शब्द कहे विदेश जाने का फैसला किया। उसे पछतावा हुआ कि उसने मुझे अकेला, डरा हुआ और दुखी छोड़ दिया। उसे पछतावा हुआ कि उसने 100 झिंचे की बकवास पर विश्वास किया। उसे पछतावा हुआ कि उसने अपने हाथों से उस व्यक्ति को दूर धकेल दिया जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। जब वह अंततः धोखे से मुक्त हो गई और पीछे मुड़कर देखा, वह अब एक ही जगह पर इंतजार नहीं कर रहा था। लेकिन इस दुनिया में पछतावे की कोई गोली नहीं है। सप्ताहांत पर मैं जानरान और नियांजी को छुट्टी मनाने के लिए समुद्र तट पर ले गया। नियांजी समुद्र तट पर नंगे पैर भागा। उसने रंगीन सीपियों का ढेर इकट्ठा किया। उसने कहा कि वे उसकी होने वाली बहन के लिए हैं, ताकि वह सबसे सुंदर हार पहन सके। जानरान धूप छाता के नीचे बैठा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। मैं उसके बगल में बैठ गया, उसके लिए बीज रहित अंगूर छिले और उन्हें एक एक करके खिलाया। समुद्र की हवा धीरे धीरे नमकीन सांस के साथ चल रही थी। गर्म और सुखद सूरज हम पर चमक रहा था। हवा भी मीठी थी। नियांजी भागा और मेरी बाहों में कूद पड़ा, अपने हाथ में सबसे बड़ी सीप पकड़े हुए। पापा देखो, ये सीप माँ के लिए बहुत सुंदर है। मैंने मुस्कुराते हुए सीप ली और उसे जानरान को दी, और बच्चे खुशी से मुस्कुरा रहे थे। मेरा दिल शांति से भरा था। जानरान मेरे कंधे पर टिका और धीरे से कहा, कितना अच्छा है। मैंने अपना सिर झुकाया और उसके माथे को चूमा। मैंने उसका हाथ दबाया। तुम्हारे साथ मेरे बगल में कोई भी जगह अच्छी है। जहां तक लियू रुयान की बात है, उसका पछतावा, उसका दुख, उसके आंसू का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसने अपना जीवन खुद चुना है। अच्छे या बुरे के लिए उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे जीवन में बहुत पहले से उसके लिए कोई जगह नहीं है। मेरी कोमलता, मेरा पक्षपात, मेरे बाकी जीवन का, मैं उन्हें केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चों, इस व्यक्ति को दूंगा जिसने मुझे एक घर दिया है। जब सूरज ढल रहा था, नियांजी ने जानरान और मेरा हाथ पकड़ा और हमने एक के बाद एक पैरों के निशान छोड़े जो दूरी तक फैल गए थे। मेरे बगल में जानरान को देखते हुए, आंखों को सिकोड़कर मुस्कुराते हुए। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, ऐसे ही पूरी जिंदगी है।